हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है रिसोर्स और डेवलपमेंट का। इससे पहले हम अपना प्रॉपर बाकी चैप्टर्स भी कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत इजी नोट्स है, आप इनको अपने एग्जाम में लिखते टाइम भी अपने नोटबुक में यूज कर सकते हो और बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन और कम से कम टाइम में हम करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। वोट मेक समथिंग अ रिसोर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स हम पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है, ये कोई रिसोर्स चीज है नहीं है, वो क्या चीज होती है। देखो, कुछ भी चीज जो हम अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं ना, जैसे कि पेट्रोल हो गया, पानी हो गया, कुछ भी चीज है वो रिसोर्स है। तो उस चीज को रिसोर्स बन है क्यों वो रिसोर्स। तो आपने इसमें 3 कंडीशन याद रखनी होती है। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे प्रॉपर लिख सकते हो। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि देखो पानी है, आप पानी तो छोड़ो, आप पेट्रोल का एग्जांपल लेके चलो। पेट्रोल पहले के टाइम पे भी होता था, ठीक है, आदि मानव के टाइम पे, आज भी है और आगे फ्यूचर में भी रहेगा। लेकिन पेट्रोल जो है पहले रिसोर्स नहीं था, क्योंकि पहले हमारे पास वो काम का ही नहीं था, गाड़ियां ही नहीं थी, हम पेट्रोल का करेंगे क्या, वो यूं नेचर में पड़ा हुआ था। तो पहले नहीं था वो, और आज है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में पेट्रोल की कोई नीड नहीं रहेगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, सारी चीजें होंगी। तब उस टाइम पे भी वो रिसोर्स नहीं रहेगा अगर उसका कोई यूज नहीं है। तो हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि मेरे को ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मैं पेट्रोल को निकाल पा रही हूँ, प्योरीफाई कर सकती हूँ, उसको यूज कर सकती हूँ। देखो, टेक्नोलॉजी मतलब कि हमारे पास गाड़ियां है, चीजें है उसको यूज करने के लिए। फिर इकोनॉमिकली फीसेबल, यानी कि उतने मेरे पास पैसे हैं। अब जो गरीब आदमी है, बिल्कुल जिनके पास पैसे है ही नहीं, या फिर आप इतनी महंगी कोई चीज है, जैसे कि आप आगे वो एग्जाम्पल देखोगे कि पानी में से आप एच और ओ निकालना, वो इतना महंगा पड़ता है कि आप उसको यूज तो कर सकते हो, लेकिन इतना महंगा आज के टाइम पे आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप इतने पैसे निकाल के उसको रिसोर्स को निकालोगे, साफ करोगे। लेकिन इतना महंगा पड़ रहा है तो आप उसको यूज ही नहीं करोगे। तो इकोनॉमिकली हम क्या कह रहे हैं, उसमें से प्रॉफिट बना सके, वो चीज होनी चाहिए। फिर एक कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि सोसाइटी उसको वैल्यू करे। अगर कोई ऐसी चीज है सोसाइटी में जो सोसाइटी मान ही नहीं रही है, तो हम देखो कई सोसाइटी में होता है ना कि ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेज है। अगर कोई ऐसी सोसाइटी है कि हमें ये चीज नहीं यूज करनी, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, यानी कि आपके पास देखो टेक्नोलॉजी भी है उसको रिसोर्स को निकालने की, आपके पास पैसे भी, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते, यानी कि वो रिसोर्स नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट होने चाहिए कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप उससे प्रॉफिट भी बना पा रहे हैं, आपके पास इतना पैसा भी है, और आपके कल्चर में भी एक्सेप्ट है, मतलब कुल मिला के आप उसको यूज कर पा रहे हो, तो वो रिसोर्स है। अगर इसमें से एक भी पॉइंट अगर टिक नहीं हो पाया ना, यानी कि वो कोई भी चीज आप मान लो, तो वो रिसोर्स नहीं है। देखो आप कैसे याद रखोगे, बस ये सारे टिप टिक कर करके देखो, अगर ये सारे के सारे हो रहे तो आपका सही हो जाएगा ये। फिर हम देखते थे इंटरडिपेंडेंस ट्रायंगल, कि इस सारी की सारी जो हमने तीनों पॉइंट करे ना, तीनों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है। मेन इंसान है बीच में, ठीक है, नेचर से कुछ भी चीजें लेते हैं, जो रिसोर्स है, सिंपल सी बात, हम जो रॉ मटेरियल है कहाँ से लेंगे, नेचर से लेंगे। फिर अपनी जरूरत के हिसाब से उसको चेंज करेंगे। जैसे इवन पानी है, पानी एकदम प्योर नहीं होता हर जगह, कुछ पानी को हम प्योरीफाई करके पीते हैं और पानी को और जगह भी यूज करते हैं, तो वो सारा चीजें। फिर हम देखें टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है, इंसान उसको यूज करता है नेचर से रिसोर्स लेके। इंस्टीट्यूशंस बना रखे, मतलब कुछ भी ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह बना रहे हैं, जैसे पेट्रोल का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है, वो प्योर हो रहा है, फिर गाड़ियां बन रही है, फिर हम चीज उसको यूज कर रहे हैं, तब वो क्या बनता है, एक रिसोर्स बनता है। ये तीनों की तीनों साइकिल एक दूसरे पे डिपेंड। अगर कुछ भी एक चीज भी मैंने तीनों में से गायब कर दी ना, तो ये तीनों रिसोर्स बन ही नहीं पाएगा, तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फिर हम देखते हैं द मास्टर टेक्सोनॉमी, 4 वे टू क्लासीफाई। अब हम ये जो रिसोर्स हमें पता चल गया, इसको हम 4 वे में कितने टाइप का रिसोर्स होता है कैसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं ओरिजिन के बेस पे, कि मतलब कहाँ से वो रिसोर्स आया नेचर से, बायोटिक या अबायोटिक। बायोटिक यानी कि फ्लोरा फोना से, यानी कि या तो फूल पत्तों से या जानवर से। बायो से ऐसे याद रखो, बायो यानी कि बायोलॉजी में आप जानवर वगैरह नेचर पढ़ती हो, तो बायो या तो आप एनिमल से कहीं से आ रहा है, जैसे कि आप मिल्क वगैरह यूज कर रहे हो, बफेलो वगैरह से आ रहा है। फोन यानी कि आप जैसे कि ट्रीज वगैरह, ये सारी चीजें। अबायोटिक जो जैसे कि रॉक मेटल वगैरह से चीज जा रही है, तो वो अबायोटिक। जिसमें लाइफ नहीं है वो अबायोटिक हो गया, जिसमें लाइफ है वो बायोटिक हो गया। फिर वो कितना खत्म हो सकता है नहीं हो सकता, उसके बेस पे देखते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऐसा रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होता, जैसे सोलर है, विंड है, फॉरेस्ट है, वो हमेशा आपकी आती रहेगी, आप यूज करते रहोगे, वो खत्म ही नहीं होगा। नॉन रिन्यूएबल जो फोसिल फ्यूल्स जैसे कि मेटल्स वगैरह, एक टाइम पे आप ज्यादा यूज करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। फिर हम ओनरशिप के बेस के ऊपर देख लेते हैं इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, की जो रिसोर्स है
उसका मालिक कौन है, कोई एक इंसान उसका मालिक है तो वो इंडिविजुअल हो गया। कम्युनिटी पूरी की पूरे सब लोग मिलके उसको, जैसे फॉरेस्ट सब लोग मिलके उसको यूज करते हैं, कम्युनिटी हो गई। नेशनल, जैसे कि हमारी जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वो नेशनल कंट्री के अंडर होते हैं कि ये सरकारी फॉरेस्ट है, इसको कोई भी अपने यूज के लिए नहीं काट सकता है, तो नेशनल हो गया। इंटरनेशनल, जैसे कि आपका आसमान है, आपका जो ओशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया कि वो पूरी दुनिया की है, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री की चीज नहीं है। फिर हम देखते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर, जो हमने अभी देखा था ना कि कितना वो डेवलपमेंट हो गया, कि क्या उसकी पोटेंशियल है, क्या इतनी उसमें क्षमता है कि वो आज के टाइम पे वो यूज हो सके, क्या वो डेवलप हो चुका है, क्या कितना उसका स्टॉक है, कितना उसका रिजर्व है, कितना हम उसको यूज कर सकते हैं। अब इसको भी हम और प्रॉपर आगे नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से डिवाइड करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। देखो, ओनरशिप, हु ओन्स द ओशन, कि जो ओशन है उसके ऊपर किसका अधिकार, हम ये कैसे डिवाइड करते हैं। देखो, आप सबसे पहले ये देखो, ये थी हमारी जमीन, जमीन पे कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना, ओन लैंड, या तो इंडिविजुअल किसी एक आदमी की जमीन है, उसका वो रिसोर्स है, वो अपना यूज कर रहा है, कुछ भी उस पर मिल रहा है। फिर एक कम्युनिटी, एक पब्लिक का रिसोर्स है, दो टाइप के हो गए, एक तो प्राइवेट और एक पूरे लोगों का, सबका मिला के चीज है। फिर जब आप जमीन से नीचे जाते हो ना, जहां से ओशन शुरू होता है, तो 0 से 12 नॉटिकल माइल्स तक वो होती है नेशनल रिसोर्स, यानी कि जो कंट्री है ना, जिसके कंट्री के पास है वो, उसके प्रॉपर जो जो उसके कानून लैंड पे लग रहे हैं ना, वो सेम उस पानी पे भी लगेंगे, कि आप कंट्री से, जो कंट्री है उससे आप परमिशन लेके वहां पे कुछ भी काम कर सकते हो। फिर 12 नॉटिकल माइल से 200 तक ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ 12 से 200 तक आप सिर्फ जो मतलब पैसे से रिलेटेड जो काम होते हैं, मतलब आप बिजनेस, फिश वगैरह निकाल सकते हो, ऐसी चीजें करके कुछ भी इकोनॉमिक जोन कर सकते हो। ये नहीं है कि आप मन में आए वो उठा के कर दोगे, जो आप 12 नॉटिकल माइल तक कर रहे थे। फिर बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ये होता है इंटरनेशनल रिसोर्स, कि मतलब यहाँ पे जितने भी कंट्रीज है ना, सबका अधिकार होता है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी काम करना है ना, तो आपको यूएन से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे करके चीजें डिवाइड होती है। फिर हम देख लेते हैं, देखो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जो हमने 4th पॉइंट देखा था अभी पीछे वाली स्लाइड में, कि उसको कैसे करेंगे, कोई भी चीज है उसकी पोटेंशियल कैसे हम चेक करेंगे, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व कैसे देखेंगे, और उसके एग्जांपल। देखो, पोटेंशियल, उसकी टेक्नोलॉजी है लेकिन उसको हम यूज नहीं करना चाहते हैं, तो क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि सोलर एनर्जी इन राजस्थान। अब देखो, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि हम सोलर एनर्जी आराम से बहुत बना सकते हैं, हमारे पास बहुत अच्छी लेवल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उसको फुल्ली उसको यूज नहीं करें। हमारे राजस्थान में आप देखो इतना मिलेगा ही नहीं, जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नहीं है, तो सोलर ये हो गया। फिर डेवलप्ड, देखो टेक्नोलॉजी भी इसकी एक्सिस्ट कर है, लेकिन इसकी करंटली यूज भी है आज उसका टाइम। देखो, अगर आप सोलर एनर्जी का बनाओगे, लेकिन उसकी बिजली बनाओगे, तो वो यूज तो है, सिंपल सी बात है, वेस्ट तो नहीं जाएगी। जैसे कि हमारा सर्वेड पेट्रोलियम आपका एग्जाम्पल हो गया, वो डेवलप, आप उसको पता भी लगा ले रहे हो, आप उसको यूज भी कर रहे हो, तो आपके दोनों टिक हो गए, तो ये है पेट्रोलियम। फिर स्टॉक, देखो स्टॉक का मतलब क्या होता है, वी डोंट नो हाउ, कि हमें पता ही नहीं है कि हम उसको कैसे यूज करें। रिजर्व मतलब कि हमें पता है कैसे, और हमें उसको सेव भी कर रहे हैं। देखो स्टॉक में फिर हम उसको वी वांट टू यूज, हम उसको यूज भी करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम एक्सट्रैक्टिंग H&O फ्रॉम H2O। जैसे पानी आपको पता है H2O से मिलके बनता है, H और O, हमें पता है कि हम एक H2O को अलग कर सकते, हाइड्रोजन भी बना सकते हैं, ऑक्सीजन भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। कैसे हम बनाऊंगे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, आप पानी में से ऑक्सीजन निकाल के यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते। हम चाहते तो हैं, लेकिन हम उसको टेक्नोलॉजी नहीं, हम यूज नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल हो गया। फिर है रिजर्व, कि आप जो जैसे यूज सेव करके रख रहे हो। अब देखो, पानी को आप सेव कर सकते हो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर डैम्स बना के, लेकिन हम फ्यूचर के लिए उसको सेव नहीं कर रहे, लेकिन हमारे उसके पास रिजर्व है, टेक्नोलॉजी है उसकी। फिर हम देखते द क्राइसिस ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज, कि हम जो इतना यूज कर रहे हैं ना रिसोर्स का, उससे क्या नुकसान हो रहा है। देखो डिप्लीशन, कि हमारा जो लालच है ना, एक तो होती है हमारी जरूरत कि हमें इतना पेट्रोल चाहिए, इतना, जैसे पानी का एग्जाम्पल ले लो, हमें पानी चाहिए तो हमने नॉर्मल उसका यूज करा। एक है लालच, जैसे फॉरेस्ट को आप लालच के चक्कर में निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, तो उससे जो है रिसोर्स एक तरह से खत्म हो गया, नेचर उतना बना ही नहीं पा रही जितना हम उसका यूज कर रहे हैं। डिवीजन, सोसाइटी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक तो गरीब और एक अमीर के बीच में, रिच और पुअर।
पेट्रोल है, देखो रिसोर्स सबके लिए वो, लेकिन जो अमीर है वो एक दिन में कितना कितना पेट्रोल यूज कर लेता है, पूरा दिन गाड़ी में चल रहा है, एक अकेला, एक घर में 4 गाड़ियां, सब अलग अलग लेके जा रहे हैं। वहीं पुअर जो है उसके पास पैसा ही नहीं है गाड़ी खरीदने का पैसा या पेट्रोल डलवाने का, तो पुअर, तो एक तरह से बहुत डिवीजन क्रिएट हो गया ये। वो जो अमीर है वो रिसोर्स को खराब भी बहुत ज्यादा करेंगे, वो इतना काम करे और उसको यूज भी करे, लेकिन पुअर के लिए रिसोर्स का कोई मतलब ही नहीं बना है। तो सोसाइटी को इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फिर एक ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गए हैं, जो हम इतना ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं ना, सारा पेट्रोल फॉरेस्ट वगैरह सब काट दिया, उससे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, मतलब कि हमारा टेम्परेचर गर्म हो गया हमारी अर्थ का, ओजोन डिप्लीशन हो गया, हमारा पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। और पोल्यूशन देखो, पोल्यूशन कर को रहा है अमीर, लेकिन उसको भुगत तो गरीब भी रहा है ना पोल्यूशन। ये तो है नहीं कि पोल्यूशन से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अमीर तो अपना इलाज भी जाके करवा लेगा अगर उसको कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है। लेकिन पुअर क्या हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, उसको पोल्यूशन से वो ठीक भी नहीं करवा पा रहा है, ना ही वो अपने घर में एयर जो प्योरीफायर है वो लगा के रह सकता है। तो ये चीजें क्रिएट हो गई हमारी, जो बहुत ज्यादा भेदभाव ऐसे आप देखोगे पूरा बढ़ गया है। देखो महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। तो क्या कह रहा है, इस अर्थ पे ना हर एक इंसान की जरूरत के लिए जो चीजें मौजूद है, कि इतना सामान है कि सबको बराबर हम बांट सकते हैं, लेकिन ये जो लालच है ना इंसान का, इसके लिए जगह नहीं है। अब जो लालच कर रहे हैं ना रिच पीपल है, कितना हर चीज एक्सेस में यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से सारा जो सारा बैलेंस है वो खराब हो रखा है। फिर हम देखते थे ग्लोबल प्लान रियो 1992। अब ये जो इश्यूज क्रिएट हो रखे हैं ना, इनको खत्म करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए हमारे कुछ इंटरनेशनल लेवल पे प्लान या फिर ऐसी कुछ मीटिंग वगैरह हुई है, उनको हम देख लेते हैं, आपके डायरेक्टली एग्जाम में आते तो आपको याद रखने। देखो ग्लोबल प्लान रियो 1992, सीबीते पूछेंगी होता क्या है, तो आप क्या बताओगे, ये एक इवेंट था, अर्थ समिट। ये एक मीटिंग कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में। यहाँ पे जो 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के जो हेड होते हैं वो आए थे। क्या गोल था इनका, कि एड्रेस करेंगे हम जो ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, मतलब कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे पूरे ग्लोबल इंटरनेशनल पे सारे मिलके, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। इसके आउटकम क्या निकल के आई इस मीटिंग के, इन्होंने एक डिक्लेरेशन जो थी वो साइन कर ली कि हम सब मिलके सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि ऐसा डेवलपमेंट करना जिससे कि नुकसान नहीं हो, जितनी नीड है हम उतना ही चीजों को यूज करेंगे। फिर इसी में निकल के आता है एजेंडा 21। ये क्या, इसका एम क्या था, कि हम गरीबी जो बीमारियां है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, इन सब को क्या करेंगे, सारा कंट्री मिल के कोऑपरेशन एज ए ग्लोबली इन सब चीजों को कम करने की कोशिश करेंगे। रूल इसका क्या था, कि लोकल गवर्नमेंट में देखो इंटरनेशनली वो सारे लोग ऐसे चेयर पे बैठे थे, मीटिंग करी थी कि ठीक है हम लोग ऐसे काम करेंगे। ये चीज हुई क्यों थी, देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। ये यूरोप है, ठीक है, ये इंडिया है। मान लो यूरोप में आपने देखा होगा पोल्यूशन वगैरह बहुत कम हो गया, वो बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं, तो उन्होंने पोल्यूशन कम कर दिया, लेकिन अब इंडिया पोल्यूशन कर रहा है। ऊपर स्काई तो एक ही है, ठीक है, भुगतना किसको पड़ेगा, यूरोप को भी करेगा जब इंडिया पोल्यूशन कर रहा है। पूरा आसमान तो एक ही है ना, एक तरह से इनडायरेक्टली अगर ग्लोबल पूरी अर्थ गर्म हो रही है तो यूरोप का जो ऊपर का एरिया वो भी तो गर्म होगा ना। तब इन्होंने मीटिंग करी है कि हमें सबको मिलके, ताकि ये जो और कंट्रीज है वो भी इन चीजों पे ध्यान दे, तो उन्होंने क्या रूल बनाया कि सब आप जितने भी लोग बैठे हो अपने अपने कंट्रीज में जाओ और अपने अपने कंट्रीज में ऐसे ऐसे रूल बनाओ कि जिससे आपकी कंट्री के जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ना, पुअर्टी, डिजीज या कुछ भी एनवायरनमेंट खराब कर रहे हो, उनको कम करो। ये मेन चीजें थी इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एजेंडा 21 लोकल लेवल पे आप जाके बनाओ। फिर हम देख लेते हैं इंडिया के 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग। देखो हमने वहां देख लिया इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें कही गई थी कि आप अपने अपने एरिया में जाओगे और अपने रूल्स बनाओगे। तब इंडिया में हम कैसे काम करते हैं, अब अपने कंट्री में आ जाओ, हमने भी तो फिर आके काम करा वहां मीटिंग में प्रोमिस कर कहते कि हाँ जी हम घर जाके अपने काम करेंगे, तो हमने ये काम करा है। हम क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं, हमने 3 स्टेप में करते हैं अपना काम। पहला स्टेप है इंडिया में, देखो पूरा इंडिया हमारा बहुत बड़ा है, हम पूरे एरिया में सर्च करेंगे, सर्वे करेंगे कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स हमारा ज्यादा है, कौन सा कम है। सर्वे करा, मैप बना लिया कि देखो राजस्थान में जी हमारा सोलर एनर्जी हो सकता है, बिहार वगैरह में हमारे वो ओर्स वगैरह हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर में हमारा बर्फीला एरिया है वहां पे ये चीजें हो सकती है। मतलब हर एक चीज आप पता लगा लोगे कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स, कि राजस्थान में कम पानी है, इधर गंगा है, हिमालय साइड में इधर पानी ज्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हिमालय का जो पानी ज्यादा है उसको हम डैम्स वगैरह बना के राजस्थान में जहाँ कम पानी है वहां पे भेजेंगे। तो ऐसी चीजें हम बैलेंस करते हैं। सेकंड स्टेप में हमने पूरा देख लिया कहाँ पे कौन सा रिसोर्स है हर एक स्टेट का। सेकंड में हम क्या करेंगे, पूरा प्लान का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कौन सी आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कौन सी स्किल यूज करेंगे, क्या हम इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्रिएट करेंगे इन सारी चीजों को करने के लिए जो हमने प्लान बनाया था।
थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, देखो ये पजल देख रहे हो, मतलब ये 3 डब्बे में छोटा डब्बा मैच कर रहे हैं कि हम ये जो लोकल रिसोर्स हमें मिल रहे हैं ना, जो बड़े लेवल पे, देखो हमें, मैंने क्या पता लगा लिया कि राजस्थान में पानी कम है। अब मैं देखूंगी पूरे जो इंडिया के लेवल पे मैंने रिसोर्स का पूरा प्लानिंग करी थी, उससे हम छोटे हर एक स्टेट को बड़े लेवल पे जोड़ेंगे। मैं देखूंगी कहाँ से पानी आ सकता है, पंजाब से आ सकता है, हरियाणा आ सकता है, मैं उनसे बात करूंगी, फिर वहां से लाने की कोशिश करूंगी। तो सारे के सारे रिसोर्स को एक दूसरे से हम पूरा पूरा जोड़ देंगे, सबको ऐसे मैनेज करके चलेंगे। वाई? बिकॉज रिसोर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि राजस्थान में सोलर है लेकिन पानी नहीं है, तो जहां पे सोलर नहीं है वहां से हम, राजस्थान क्या कर देगा, अपनी सोलर एनर्जी वहां पे दे देगा। तो ऐसे मैनेज करेंगे हम चीजें। फिर हम देखते हैं लैंड प्रोफाइल, रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया। अब हमने देख लिया कि हर एक जगह पे इंडिया में कहीं पे कोई चीजें कम है, कोई ज्यादा है, तो हम ये देखते हैं कि इंडिया में कैसे कैसे कहाँ चीजें कितनी है। प्लेन हम देखते हैं 43% है हमारे इंडिया में, हम इसका यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। माउंटेन हमारी 30% है, यहाँ पे हमारा क्या है, रिवर्स हमें मिलेंगी, टूरिज्म यहाँ पे होता है, इकोलॉजी बहुत अच्छी होती है, फॉरेस्ट से आप बहुत सारी प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। हमारा प्लेट्यू है 27%। या आपके एमसीक्यू में आ सकता है, आप अरेंज करो कम कौन सा है ज्यादा कौन सा है, तो आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा हमारे जैसे प्लेन्स हो गए, फिर हमारे माउंटेन है, फिर प्लेट्यू है। इसमें क्या होता है, प्लेट्यू एरिया में हमारे बहुत सारे मिनरल्स, फोसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट वगैरह हमें मिलेंगे। टोटल जो लैंड एरिया है हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन 93% ही जो हमें डाटा अवेलेबल होता है। मतलब देखो कुछ परसेंट ऐसा है जो हम पूरा डाटा ले ही नहीं सकते पूरा एरिया में। फिर हम देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन, जो डिसीजन ट्री है, कि हमने पूरा मैपिंग वगैरह कर लिया था कि हम अब जो हमने लैंड है उसका यूज कैसे करें। कोई भी मेरे पास एक लैंड थे, हम कैसे यूज करें अपनी पूरी कंट्री में। पहले मैं ये देखूंगी क्या वो लैंड कल्टिवेटेड है, क्या उस पर खेती हो सकती है। अगर हो सकती है तो नेट सोन एरिया में उस पर देखूंगी कि उस पर एक साल में कितनी बार खेती हो रही है, प्लस उस पर एक से ज्यादा बार कितनी बार हो रही है, तो टोटल मैं निकालूंगी ग्रोस क्रॉप एरिया कितना है मेरा। ठीक है, अगर वो कल्टिवेटेड नो है, हम देखेंगे नहीं हो सकता, तो क्या हो रहा, अगर कोई भी एरिया उस पर खेती नहीं हो रही, तो या तो उस के ऊपर फॉरेस्ट होगा। फॉरेस्ट का हम एक टारगेट बना के रखते हैं कि हमारे कंट्री में कम से कम 33% जो फॉरेस्ट होनी ही होनी चाहिए, तभी हमारा बैलेंस मेंटेन रहेगा। यानी कि जैसे आपके एग्जाम में हो ना 33% से पास होने चाहिए, तभी आप काम चल सकते हैं। इसलिए फॉरेस्ट का भी यही करा है, 33% फॉरेस्ट होना ही होना चाहिए। आप फॉरेस्ट को खत्म नहीं कर सकते काट काट के। फिर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जहां फॉरेस्ट नहीं है वहां पे या तो क्या हो सकता है, बैरन या वेस्ट लैंड, नॉन एग्रीकल्चर यूज, जैसे कि रोड बिल्डिंग वगैरह मिलेंगी बाकी की जमीन पे आपके। फिर वेटिंग लैंड क्या होता है, जो वेट कर रही है फॉरेस्ट का, यानी कि करंट फैलो जो 1 साल से कम के लिए खाली पड़ी है, अदर फैलो जो एम्प्टी है 1 से 5 साल तक के लिए। फिर है जो वो कल्चरेबल है, जो है 5 से ज्यादा के लिए खाली पड़ी हुई है जमीन, तो वो है तो खेती के लिए लेकिन आपने उसको थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ा हुआ है, तो वो इसमें वेटिंग लैंड्स में आ जाती है। फिर लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है। जो हमारी लैंड है ना, हमने देखा हमारी रिसोर्स होते हैं बहुत सारे, तो एक लैंड भी जो है ना हमारा रिसोर्स है, जमीन है, हम उस पर खेती करते हैं ना, और बहुत सारा काम करते हैं अपनी लैंड पे, रिसोर्स भी हम निकाल रहे हैं। तो वो हमारी जो लैंड है वो खराब हो रही है, डिग्रेड हो रही है, तो उसकी क्यों हो रही है, रीजन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। देखो पहला हम प्रॉब्लम देख लेते हैं इसका, डिफोरेस्टेशन। हम दुनिया भर का जो है पेड़ काट दे रहे, फॉरेस्ट काट दे रहे टिम्बर और एक्सपेंशन के लिए, तो हम उसको अब ठीक कैसे कर सकते हैं। एफोरेस्टेशन, आप पेड़ काट रहे हो तो पेड़ लगाओ, और आपने एक पेड़ काटा तो आप पेड़ यूं थोड़े काट के बस अपने घर चले गए, आप पेड़ लगाओगे भी ना वहां पे। ओवर ग्रेजिंग, आपने सिर्फ ऐसे जानवरों को खुला छोड़ दिया, आप चर के आ जाओ, खाना खा के आ जाओ, तो क्या करते हैं वो खाते कम है एनिमल्स, और पैरों से ऐसे खराब कर देंगे, तो आधी घास खाएंगे आधी तोड़ देंगे। तो आप क्या करो, प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट, ऐसे यूं नहीं कि ओपन छोड़ दो, ऐसे बाउंड्री बनाओ, या फिर उनके लिए घास जो है काट के लाके दो, ताकि वो सारे के सारे जो एरिया उसको पूरी जमीन को खराब नहीं करें। फिर ओवर इरिगेशन कोजिंग सोइल सैनिटी, जैसे कि हम बहुत ज्यादा खेती कर देते हैं ना, बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं किसी एक एरिया में, कि करे जा रहे खाद डाले जा रहे, पानी डाले जा रहे, तो वो जमीन भी खराब हो जाती है। ये कहाँ है, पंजाब में, हरियाणा में। इसके लिए मैं क्या सोल्यूशन करूंगी, आप ऐसे खुला पानी मत दो, ड्रिप इरिगेशन करो, स्प्रिंकलर्स, ऐसे फुआरे वगैरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी दो, जितना जरूरत है वहीं पे पानी दो, यूं नहीं पूरा जमीन में पानी भर के छोड़ दिया।
आपने ना ये भी याद रखते हैं, जो प्रॉब्लम है ना किस स्टेट में है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र में क्या दिक्कत हो रही है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से जमीन खराब हो रही है। पंजाब हरियाणा में क्या है, ओवर इरिगेशन की वजह से जमीन खराब हो रही है। झारखंड छत्तीसगढ़ में माइनिंग की वजह से जमीन खराब हो रही है। देखो यहाँ कोई ऐसे ऊपर नीचे कोयला वगैरह था, आपने जमीन ऐसे खोद के कोयला निकाली और आप ऐसे खोदा हुआ छोड़ के आ गए जमीन को, तो जमीन खराब हो जाएगी। तो उसका सोल्यूशन क्या है, आप जैसी जमीन थी ना आप उसको प्रॉपर ऐसे ढक के अच्छे से मैनेज करके आओ, रेगुलेट करो माइनिंग को, ट्रीट करो इंडस्ट्रियल डस्ट को, अच्छे से प्रॉपर मैनेज करो हर एक चीज को। ये नहीं आपका अपना मतलब निकाला और सब ऐसे छोड़ दो। फिर हम देखते हैं सोइल, अ लिविंग सिस्टम। आप ये बताओ मेरे को, मिट्टी जो होती है सोइल, वो बनती कैसे है। हमने देखा पूरी जो जमीन है वो हमारी खराब होने लगी। जमीन में क्या है, एक तरह से मिट्टी तो है ना, वो जमीन मिट्टी बन कैसे रही है, वो मिट्टी खराब कैसे हो रही है, वो बनती कैसे, कैसे हम उसको अच्छी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि मिट्टी बनती कैसे है। देखो सिंपल सा आप पहाड़ लो, पहाड़ तो आपने पढ़ रखे होंगे ना, कैसे माउंटेन बनते हैं, नीचे से ऐसे उठ के आते हैं, वोल्केनिक वगैरह का आपने पूरा पिछले चैप्टर में पढ़ रखे होंगे। तो देखो चट्टान में, पहाड़ में क्या होता है, चट्टान होती है, रॉक्स। जब ये आपस में घसते हैं, इन पे वेदरिंग वगैरह हो रही है, टूट फूट हो रही है, छोटे छोटे टूट जाएंगे। ठीक है, आपको कोई पत्थर ला आपने छोटे छोटे तोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, एक तरह से मिट्टी की पेरेंट रोग हो गई। मतलब जो मेन मिट्टी बनेगी ना उसका पेरेंट है, पेरेंट से, इसी से प्रॉपर मिट्टी बनने वाली है। ये क्या बताती है हमारा कि उसका जो आने वाली मिट्टी है मेन, उसका कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, उसमें मिनरल्स क्या क्या होंगे। क्योंकि जो उस मिनरल में जो पेरेंट रोग है ये हमारी नीचे, इसमें जो जो मिनरल होंगे वही तो डिसाइड करेगी ना। जैसे कि लावा, ऐसा एरिया था जहां वोल्केनिक लावा है, काली मिट्टी वहां पे बनेगी आगे जाके। ठीक है, तो फिर हम उसका देखते हैं मेन आगे। सेकंड, क्लाइमेट। मैंने जैसे पहाड़ बता दिया, ऐसे पत्थर थे टूटेंगे, वहां का टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, वेदरिंग स्पीड कैसी है। अब देखो वहां पे लगातार बारिश हो रही है, तो अलग टाइप से मिट्टी डेली को टूट टूट के वो क्या करेगी, चट्टान मिट्टी बन जाएगी। टेम्परेचर, आप रेगिस्तान में चले जाओ, वहां पे चट्टान थी, उतनी धूप हो रही है, धूप में वो चट्टान टूट टूट के ऐसे हवा वगैरह से फिर मिट्टी बन रही है, तो वहां की अलग रेगिस्तानी मिट्टी बनेगी। तो क्लाइमेट डिपेंड करता है कि कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, पानी कैसा है, कम है ज्यादा। फिर रिलीफ, एल्टीट्यूड, स्लोप डिटरमाइन एक्लुमिनेशन। अब देखो पहाड़ की एक तो ऐसी खड़ी ढलान है, एक ऐसा पहाड़ है। अब ये ज्यादा टूट फूट के नीचे आएंगे या ये ज्यादा टूट फूट के नीचे आएंगे। तो जो एल्टीट्यूड, ऊंचाई, उसकी स्लोप, ये भी डिपेंड करता है कि वो कैसी बनेगी, कम या ज्यादा। ठीक है, तो इसके चांस है यहाँ पे ज्यादा ये नीचे आएंगी बन के, और ये धीरे धीरे बनेगी। फिर वेजिटेशन, कि देखो डेजर्ट है, वहां पे पेड़ पौधे है ही नहीं, वहां पे सिंपल मिट्टी टूटी और बन गई, उसमें कुछ मिनरल्स वगैरह है ही नहीं। वेजिटेशन जाओ, अगर पौधे हैं, पौधे कैसे पत्ते वगैरह टूट रहे हैं, ऊपर बर्ड वगैरह भी है, सारे इंसेक्ट वगैरह भी है, उनकी जो है वेस्ट मटेरियल इसमें मिट्टी में मिक्स होगा ना जब, तभी तो खाद बनता है ना। तो ये जो होगी ये अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनेगी जहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा होगा। जहाँ पे ऐसे खाली मिट्टी पड़ी है, बस चट्टान टूटी, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक तरह से वेस्ट डेजर्ट मिट्टी बन गई वो। टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ही वो चीजें इंप्रूव होती जाती है। जैसे इंसान भी होता है ना कि टाइम के साथ साथ इंप्रूव सीखता जाता है, ऐसी मिट्टी भी जितनी पुरानी मिट्टी होगी उतनी ज्यादा उसमें मिनरल्स वगैरह मिलेंगे, जो क्या डिटरमाइन करते हैं कितनी थिक है सोइल प्रोफाइल। ठीक है, देखो ये चंकी रोड थे, आप गमले में एग्जांपल लेके समझो, यहाँ पे सैंड सब सोइल थी, ये डर्ट टॉप सोइल। आपने मिट्टी में यहाँ पे वो भर रखी है, धीरे धीरे करके चीजें ऊपर, ये ऊपर की जो मिट्टी है इसमें पत्ते गिर गिर के और उपजाई होती चली जाएगी। क्या कह रहे, जो एक थोड़े से सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर की, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में। और हम सोचो 1 मिनट में उसकी में इतना ज्यादा दे खाद पानी दे दे के एग्रीकल्चर करके उस मिट्टी को खत्म कर देते, उसमें जितनी भी वैल्यूज थी, और बहुत मिलियंस ऑफ ईयर धीरे 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 टाइम करके वो मिट्टी बनने लग रही है। फिर हम देखते हैं सोइल प्रोफाइल, एल्यूवियल सोइल की। अब मिट्टी कितने प्रकार की होती है, हमने देखा ना कि किस रीजन से मिट्टी बनेगी। पहले हम देख लेते हैं एल्यूवियल, ये सबसे ज्यादा हमारी होती है। देखो ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है, इसमें बहुत उपजाऊ है। या ये देखो मैप में, ये पूरा जो येलो एरिया दे रखा है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे रिवर है, यहाँ से तो हिमालय की रिवर पानी बहा के लेके आ रही है, और यहाँ पे ईस्टर्न घाट वाली जो रिवर है इधर से पानी बहा के लेके आती है। तो रिवर उपजाऊ, वैसी मिट्टी ऊपर से बहा बहा के लेके आएगी, तो क्या है उपजाऊ, वहां पे आप अच्छी खेती कर सकते हो। मेन कौन सी रिवर पानी लेके आ रही है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जहां से आ रही है वहां पे मिट्टी बनेगी। रिच किसमें से, पोटाश है, फोस्फोरिक है, लाइम है। इसके ये आइडियल किसके, आप इसमें सुगर केन उगा सकते हो, पैडी उगा सकते हो, वीट उगा सकते हो। इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बंगर
और खादर। बांगर मतलब कि जो पुरानी एलुवेल है, इसमें कंकर नोड्यूल्स ऐसे, ये फर्टाइल कम है, आप इसमें अच्छे से खेती वगैरह नहीं। देखो एक तो पथरीली जमीन पे आप खेती कर सकते हो, नहीं कर सकते। एक ये जैसे पाउडर फॉर्म में है, न्यू एलुवेल है, ये फाइन पार्टिकल है, हाईली फर्टाइल है, ये हर साल जो नई रहती है। जब भी नदी हर साल बारिश आई हो, नई ऐसे ऊपर की लेयर लेके आती रहेगी वो। फिर हम देखते हैं ब्लैक सोइल, रेगूर सोइल जो हमारी होती है। इसमें देखो, इसको हम रेगूर ब्लैक कॉटन सोइल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉटन होती है बहुत सारी। ये जो वोल्केनिक लावा होता है ना, हमने देखा था वोल्केनो क्या होगी, काली राख होगी, उससे मिल के बनती है, तो ये काले रंग की होती है। ये कहाँ पे में आपको मिलेगी, जहाँ पे वोल्केनिक नीचे एरिया था, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मालवा हो गया, MP। ये होती है रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश। ये इसमें कमी होती है फोस्फोरिक कॉन्टेंट की। फिर हम देखते हैं रेड और येलो सोइल को। देखो रेड कलर होता है, जो इसमें आयरन होता है ना, उसकी वजह से, इसमें क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक की वजह से बनता है। और जब इसमें बारिश जब ज्यादा हो जाएगी तो ये येलो हो जाएगी, हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर है, ये पानी के साथ मिलकी हुई है तो ये येलो होगी। है दोनों में आयरन ही, यहाँ पे बस पानी मिक्स हो गया, तो ये रेड है, ये येलो होगी। देखो ये लो रेनफॉल एरिया, जैसे कि ईस्टर्न सदर्न डेक्कन प्लेट्यू वगैरह, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मिलेगी। इसमें प्रॉपर फर्टिलाइजर से आप डाल के, खाद वगैरह डाल के, फिर उसमें क्रॉप जो है ग्रो कर सकते हो। फिर हम देखते हैं लेटराइट सोइल। देखो लेटराइट ईट से याद रखो, ऐसे लेटी हुई है ना ये ईट, तो ये जो इसका नाम है, लेटर मीन्स ब्रिक इन लैटिन। ये लैटिन में ब्रिक इसका नाम होता है। फॉर्म्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर, जहां बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में एसिडिक होती है, नेचर में पुअर होती है, ह्यूमस में बैक्टीरिया डाई इन हाई हीट। यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट है, जो बैक्टीरिया थे ना वो मर जाते हैं, इसमें बैक्टीरिया है ही नहीं, ह्यूमस है ही नहीं। व्हाट इज लीचिंग, लीचिंग क्या हो रहा है, इंटेंस हैवी रेन वॉश अवे द फर्टाइल टॉप्स। मतलब कि इतनी बारिश हो रही है कि ऊपर की जो पानी बहा बहा के जो मिट्टी है ना वो ले गई, यहाँ पे अच्छी मिट्टी बचती ही नहीं है। मिट्टी बन रही है, बारिश होके उसको बहा के ले जा रही है, तो उसको हम लीचिंग बोलते हैं। ये मिट्टी बेस्ट किसके लिए होती है, ग्रोइंग टी के लिए, कॉफी के लिए, वेस्टर्न घाट में, और कैशूनट इन एडुकेट मैनर में, अच्छे से आप प्रॉपर यूज करके इसको कर सकते हो। फिर हम देखते हैं द अल्टीमेट सोइल चीट शीट। क्या आप प्रॉपर ऐसे याद रख सकते हो, अपना टेबल बना लो रफ नोटबुक में या फेयर में, लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए हेल्पफुल होता है। एलुवियल देखो ये कहाँ मिल रही है आपकी, ये नदर्न प्लेन में, डेल्टाज में। ब्लैक कहाँ मिल रही है, डेक्कन ट्रैप वोल्केनिक में। रेड येलो कहाँ मिल रही है, ओडिशा छत्तीसगढ़ में। लेटराइट मिल रही है वेस्टर्न घाट मेघालय में। बेस्ट क्रॉप इसमें एलुवियल में हो जाएगी वीट, पैडी, शुगर केन। ब्लैक में होती है कॉटन, रेड और येलो में होती है फर्टिलाइजर के साथ आप अलग अलग यूज कर सकते हो इसका। लेटराइट में टी, कॉफी, कैशूज, देखिए अलग अलग सुपर पावर सब। एलुवियल क्या है, ये दो इसमें पॉइंट होते हैं, बांगर, खादर, नई और पुराना हमने देखा। ब्लैक क्या होती है, इसमें क्रैक बन जाते हैं बहुत ज्यादा, और मॉइस्चर, ये गीली होकर ऐसे चिप चिप दलदली हो जाते हैं, जब ये सूखे होते हैं इसमें दरारें आ जाती है। येलो क्या ये रेड येलो क्या होती है, जब ये कलर चेंज करे, मतलब रेड वाली येलो में कलर चेंज हो जाए, जब ये हाइड्रेटेड हो जाएगी। लेटराइट क्या है, इसमें इंटेंस बहुत ज्यादा लीचिंग होती है, इसे ब्रिक लाइक होती है, इससे आप ब्रिक वगैरह जो बनाते हो। ये हमारे नोट्स खत्म हो गए, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन से चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट के या कौन सी क्लास के नोट्स वगैरह अवेलेबल चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।